नमस्कार दोस्तों। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान और इंडिया का निर्माण हुआ। लेकिन पाकिस्तान दो खंडों में बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। इंडिया और पाक का तो काफ़ी विवाद चल ही रहा था कई मैटर में, ठीक है। सिंधु जल संधि, ठीक है, सेना का टकराव, हिंदू मुस्लिम, ये सब मुद्दे तो चल ही रहे थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को भी पश्चिमी पाकिस्तान से काफ़ी दिक्कत होने लगा। आइए समझते हैं इसे संक्षेप में। देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उन पर उर्दू थोपा जाने लगा। नहीं, आप उर्दू यूज़ करो, उर्दू यूज़ करो। अब जो 200-300 साल से बंगाल की भाषा बोलते आए हैं, बंगाल में अपने लव को, अपने गुस्से को, अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन पर अचानक उर्दू थोप देना, ये किसी को टॉलरेट नहीं होगा। वही एग्जाम्पल हुआ कि आप किसी राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी स्टेट के एक छोटे से गांव में रह रहे हो, जो आपका लोकल भाषा है, वहाँ पर आपको आके थोपा जाएगा कि आप फारसी बोलो, तो आप गुस्सा से आग बबूला हो जाओगे, तुम हो कौन, ठीक है। दूसरा कारण, पूर्वी पाकिस्तान में जूट का अच्छा खासा उत्पादन होता था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान बेच के अच्छा खासा लाभ कमाता था। लेकिन उसका एक भी फायदा पूर्वी पाकिस्तान नहीं पहुँचता था, या फिर फायदा पहुँचता भी तो ना के बराबर। तीसरा, 1970 के आसपास भोला नाम का एक चक्रवात आया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा, ठीक है, या फिर सर्वे सर्वा द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम पूरी शिद्दत से आपकी मदद करेंगे, लेकिन आश्वासन का 1% भी नहीं किया गया। 1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए। अवामी लीग पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता चुने गए, लेकिन षड्यंत्र का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तो अगर वो चुन के आए हैं तो डेफिनेटली आमजनों के हृदय में वो वास करते होंगे, तो उनको आप जेल में डाल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनका खून धीरे धीरे खोलने लगा। अब ये इतना विवाद बढ़ चुका था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में शुरू कर दी और कई लोगों को दबा के मारा गया। दबा के मतलब जरा सा हृदय में विनम्रता नहीं, दया नहीं, और कई लोगों का कत्लेआम किया गया। उसमें खासकर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बलात्कार किया गया। तो इसी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आगे आकर हिम्मत जुटाकर मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया और इन्होंने प्रस्ताव रखा भारत के सामने कि मुझे मदद चाहिए, ठीक है। अभी तक तो डिस्कशन हो रहा था। इसी डिस्कशन के दौरान में जब अत्याचार बढ़ने लगा और मुक्ति वाहिनी सेना टकराने की कोशिश करने लगी, तो उस समय 3 मिलियन, लगभग 30 लाख लोग बांग्लादेश से, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश कर गए शरणार्थी के रूप में। अब 30 लाख लोग उस समय, आप समझ जाइए, 1970-71 में इंदिरा गांधी जी को ये संभालने में काफ़ी परेशानी होने लगी और ऊपर से पाकिस्तान का रवैया भी काफ़ी बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इतनी शरणार्थी को संभालने से ज़्यादा अच्छा है पूर्वी पाकिस्तान, जो राइट साइड का मेरा सर दर्द है, उसको एक अलग राष्ट्र के निर्माण में मुझे सहयोग देना चाहिए। और उसी समय उन्होंने इंडियन आर्मी को मुक्ति वाहिनी के समर्थन के लिए भेजा। मुक्ति वाहिनी पहले कमज़ोर थी क्योंकि वो, उनके पास कोई खास हथियार नहीं थे, वेल ट्रेनिंग नहीं थी। तो जब इंडियन आर्मी गई तो उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिला, हथियार का, ट्रेनिंग का, और फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना कमज़ोर पड़ने लगी। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाक के बीच बड़े पैमाने पर वॉर हुआ। पाकिस्तानी एयर फोर्सेज ने भारतीय एयरफोर्स के ठिकानों पे कई जगह बमबारी की। इंदिरा गांधी जी ने इसे युद्ध की शुरुआत के तौर पर लिया और दोनों का काफ़ी जोरदार युद्ध शुरू हो गया। अब इंडिया और पाक का वॉर काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका था, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान आप समझ रहे हैं कहाँ है और पूर्वी पाकिस्तान कहाँ है, उसके बीच में भारत है। तो बहुत सारी चीज़ें पहुँचाने में पश्चिमी पाकिस्तान को दिक्कत होने लगी और इंडियन आर्मी अपनी बढ़त बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगी। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे कमजोरी की स्थिति पर आ गई और अंत में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह समर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ा समर्पण माना जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 93,000 हथियारबंद सैनिकों को सरेंडर करवाया था और यह पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत शर्मसार विषय था। अब समझ जाइए, पाकिस्तानी कोई आर्मी का जनरल है और वो सिग्नेचर कर रहा है कि हम हार कबूल करते हैं। सेना में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके खून में एक उबाल डाला जाता है, ठीक है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप समझ जाइए कि जो पीड़ा पाकिस्तानी आर्मी जनरल या फिर पाकिस्तानी फोर्सेज ने झेला होगा, ये आप अनुमान ही लगा सकते हैं। जो आर्मी में होंगे वो इस बात को बखूबी फील कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी सरकार बनाई और धीरे धीरे बांग्लादेश को पटरी में लाना शुरू कर दिया।
भारत पर आए कई शरणार्थी धीरे धीरे वापस जाने लगे बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश नम आंखों से रो रहा था क्योंकि उसने कई लोगों को बलिदान दिया, लेकिन अंततः वो खुश थे कि बलिदान का ये लाभ मिला मुझे कि मैं एक मुक्त देश या फिर एक स्वतंत्र देश के रूप में उत्पन्न हो सका। और भारत के प्रति बांग्लादेशियों में आज भी कृतज्ञता झलकती है। अब 1971 के इंडिया पाक वॉर का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा? पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई, ठीक है। उन्होंने परमाणु बम बनाने पर जोर दे दिया, टेररिस्ट को प्रमोट किया कि कैसे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवा के कश्मीर में कब्जा किया जा सके, ठीक है। और उनका मुख्य उद्देश्य ये दिखाई देने लगा कि भारत को कई जगह से काटो ताकि वो दर्द से कर आए। और इस तरह से घृणा बढ़ने लगी जो आगे जाके 1999 में कारगिल वॉर के रूप में भी देखने के लिए मिला। इस इश्यू को संभालने के लिए भारत ने एक विकल्प निकाला और शिमला में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में इंडिया और पाकिस्तान दोनों लोग के नेता उपस्थित थे। उन लोगों के बीच में यह तय हुआ कि कश्मीर हो चाहे और भी कोई भी मुद्दा हम दोनों के बीच है उसे आपसी विवाद में सुलझाया जाएगा। उस समय पाकिस्तान ने इसे बखूबी मान लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई उपाय था नहीं। समझ हारने के बाद इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, सेना का मनोबल गिरा हुआ था, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे थे, उसने मान लिया। लेकिन कई बार कश्मीर का मुद्दा उसने यूएन में उठा के ये बात साबित कर दी कि वो एक तरह से भगोड़ा है और दिए गए जवान की कोई वैल्यू नहीं है उसके मुंह में, कई बार उठा के। भारत को इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, भारत को इससे ये फ़ायदा हुआ, इंदिरा गांधी को बहुत सम्मान मिला और एक पावरफुल पीएम के रूप में वो एक उभरी, विशेषकर एक पावरफुल वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल के रूप में उभरी। महिलाओं के मन में कई तरह की प्रसन्नता देखी गई, ठीक है। कोई महिला प्रमोटर अगर आगे रहती है तो खुशी होता है कि कम से कम ये महिला है। ये हर जगह की ये हर जगह की फीलिंग है, चाहे आप कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में ही क्यों ना चले जाए। इससे इंदिरा गांधी जी को चुनाव में जीत में भी सफलता मिली। भारत के कई विद्वानों का मानना था कि शिमला समझौता भारत की दरियादिली थी, लेकिन युद्ध काफ़ी टल चुका था और कोई भी समझदार देश हिंसा के बाद चाहता है कि कब तक हिंसा की जाए, उसका समाधान निकाला जाए। तो शिमला समझौता मेरे विषय से काफ़ी सही डिसीजन था, क्योंकि उसके अलावा दरियादिली करके उनको फिर रोके रहना, फिर उनको जख्म देना, फिर एक तरह से उनके खून को दोबारा खौलाने का विषय था। और बात डर की नहीं है, आप किसी को ज़्यादा परेशानी होती है तो उससे क्या होता है कि भले उसको हम दोबारा हरा दें लेकिन परेशान अवश्य जरूर हो जाते हैं। और इस तरह से 1971 के वॉर को मैंने बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। अंत में यही कहूँगा कि बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बहुत अहम योगदान था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।